मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूं। मनोविज्ञान को हम अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी का मतलब है साइको प्लस लोगस। साइको को आत्मा कहते हैं और लोगस को ज्ञान कहते हैं, अर्थात आत्मा का ज्ञान साइकोलॉजी कहलाता है। आत्मा का ज्ञान जब हो जाता है तो वह व्यक्ति चैतन्य हो जाता है, तो उसको चेतना का विज्ञान भी कहा जाता है। आत्मा का ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है उसे पता होता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। इसलिए उसे हम व्यवहार का विज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। वह सम रहता है, ज्यादा इधर उधर भागने कूदने की कोशिश, धन अर्जित करने की कोशिश, किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं करता है। शांत रहता है, आंखें बंद करके रहता है, चिंतन में रहता है, मनन में रहता है, लौकिक शक्तियों के बारे में सोचता है, किसी को भी वह दुख नहीं पहुंचाने की कोशिश करता, सभी को सुखी रखने की कोशिश करता है, इसलिए उसे व्यवहार का विज्ञान भी कहते हैं। वह व्यक्ति जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है वह सामाजिक प्राणी हो जाता है। समाज क्या है? समाज में कैसे लोग रहते हैं? समाज किससे बनता है? समाज का उत्थान कैसे हो सकता है? समाज से देश कैसे चलता है? देश कैसे बनता है? ये सारी चीजें उसके जहन में आ जाती हैं, इसलिए वह समाज को जोड़ने की प्रक्रिया में, समाज के उत्थान की प्रक्रिया में, समाज के निर्माण की प्रक्रिया में लगा रहता है। आत्मा का ज्ञान होने के बाद वो अंतर्मुखी हो जाता है, अपने आत्मा से बात करता है, उस परमपिता परमात्मा, उस आध्यात्म से बात करता है। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कहां जाना है? मैं किसके साथ कैसे कर रहा हूं? इन सब का उसे ज्ञान हो जाता है। वह अंतर्मुखी अपने आप से ज्यादा बातें करता है और लोगों से कम बातें करता है। दूसरा, ऐसा जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, शिक्षा शास्त्री हो जाता है, अध्यापक बन जाता है, दूसरे लोगों को तराशने की, डेवलप करने की, विकास करने की सोचता रहता है। जब छोटा विद्यार्थी होता है, क्योंकि लर्निंग एज जो होती है वो 0 से 5 इयर्स की होती है, उस उम्र के अंदर बच्चा बहुत कुछ सीखता है, सबसे ज्यादा सीखता है। उस उम्र के अंदर जो उसके व्यवहार से, जो शिक्षा शास्त्री, जो टीचर, अध्यापक, गुरु, आचार्य उस बच्चे के बारे में क्वेश्चनरी बनाता है, यह बच्चा ऐसा क्यों है, घर से स्कूल आने पर क्यों रोता है, नहाकर क्यों नहीं आता है, इसके बैग में फूड पैकेट क्यों नहीं है, पानी की बोतल क्यों नहीं है, इसकी किताब कॉपी पर सब्जी क्यों गिरी हुई है, इसके बूट पॉलिश क्यों नहीं है, इसके बालों में तेल और कंघी क्यों नहीं है, इसके कपड़े गंदे क्यों हैं, ये टाई और बेल्ट लगा कर के क्यों नहीं आया है, ये क्यों साई नेचर का है, क्यों ये पीछे भागता है, क्यों ये बार बार टॉयलेट बाथरूम जाता है, क्यों यह निक्कर और कच्छी के अंदर ही बाथरूम कर देता है। उन सब पर उस अध्यापक को चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। क्या इसके माता पिता हैं या नहीं हैं? क्या इसकी माँ है
काम करती है, पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है। इसके माता पिता किराए पर रहते हैं या उनका अपना मकान है। यह बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने गांव घर को छोड़ करके यहाँ शहर में पढ़ने के लिए आया है। किसके पास रहता है? मामा, चाचा, ताऊ, भैया, भतीजे, फूफा, नाना, नानी, किसके पास रहता है? और उनका सोशल स्टेटस क्या है? वह किस प्रकार से इस बच्चे को डील करते हैं, इस बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं? क्या उनके बच्चे भी इस विद्यालय में पढ़ते हैं? उनका रहन सहन, चाल चलन कैसा है? इन सब बातों के बारे में उस अध्यापक को पूर्ण रूप से सोचना चाहिए। उसके बाद अपने क्लासरूम मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से करना चाहिए। कई अध्यापकों को मैंने देखा है कि छोटे बच्चों के सामने तेज आवाज में चिल्ला करके बोलते हैं। उस चिल्लाहट से, उस तेज आवाज से बच्चा सहम जाता है, डर जाता है, क्योंकि वो अभी छोटा बच्चा है, लर्निंग एज है। तो अध्यापक को चिल्ला करके नहीं बोलना चाहिए। कई अध्यापक उस छोटे बच्चे को आंख दिखा देते हैं, डरा देते हैं, धमका देते हैं। अपने पास छोटी सी छड़ी रखते हैं, उसको दिखा देते हैं, हाथ दिखाते हैं, थप्पड़ मार दूंगा, उंगली दिखाते हैं, काट दूंगा। ऐसा करने पर वह छोटा बच्चा वही चीज सीख जाएगा, उसके अंदर वही संस्कार आ जाएंगे, क्योंकि वही उम्र सीखने की है। हमने सारी चीज़ों को देखा, वह क्लास में कैसे आता है, कैसे बैठता है, कहाँ जाता है, कैसे उसको ज़रा सा कुछ कह देते हैं, वो बगल में हाथ लगा के खड़ा हो जाता है, आँख बंद कर लेता है, किसी कोने में चला जाता है, रूठ जाता है, रो जाता है, और फिर उसके बाद में यदि वो लिखता है, लिखा नहीं जाता। स्पीड, राइटिंग की स्पीड नहीं आती है, लर्निंग स्पीड नहीं आती है, उसे याद नहीं होता, भूल जाता, डरा हुआ, सहमा हुआ है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी जिस अध्यापक ने पढ़ी है, जिसने शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन किया है, वह ही उस बच्चे को भगवान का रूप समझते हुए हर प्रकार के बच्चों की पढ़ाने की विधि अलग होती हैं। सबको हम एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े घरों में रहते हैं, बहुत बड़ी गाड़ियों में आते हैं। किसी का आईएएस पिता है, किसी की माताजी प्रोफेसर हैं, किसी के पिताजी पॉलिटिशियन हैं, किसी की दादी कहीं पर बड़ी अभिनेत्री हैं। अलग अलग फील्ड हैं, और जहाँ जैसा पैसा जिसके पास में है, जैसा उनके घर का रहन सहन है, उसी के आधार पर उस बच्चे के अंदर विकास होता है। उसके अंदर बोली भाषा उसकी उसी प्रकार से होती है। आपने कई बच्चों को देखा होगा जो क्लास में गाली देते हैं, कई क्लास में किसी की कॉपी छीन लेते हैं, किताब छीन लेते हैं, किसी का भोजन चुरा करके खा जाते हैं, किसी के कहीं से काट लेते हैं, किसी को मुक्का मार देते हैं। ऐसी हालत क्यों है उन बच्चों की? आखिर उसके पीछे कारण क्या है? कई पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, कई टीचर भी ऐसे होते हैं कि जिन बच्चों के माता पिता हाईली क्वालिफाइड हैं, जिन बच्चों के माता पिता किसी सरकारी ऑफिस में कार्य करते हैं या बड़े पदों पर आसीन हैं, या उन अध्यापकों के काम निकालते रहते हैं, गिफ्ट पहुंचाते रहते हैं, और उनको कहीं ना कहीं लिफाफा भेंट करते रहते हैं, ऐसे अध्यापक उन बच्चों से क्लास में उन बच्चों को अपनी गोदी में ले लेते हैं, उनका होमवर्क अपने हाथ में, अपनी गोदी में बिठा करके अपने हाथ से करा देते हैं, और बच्चे पीछे बैठे रहते हैं, शरारत करते रहते हैं, और उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान मैं पढ़ा रहा हूँ। आप सभी अध्यापकों को इस बात पर गौर करनी है, क्योंकि आपकी क्लास में राजा का बच्चा भी पढ़ेगा,
भिखारी का बच्चा भी पढ़ेगा, फुटपाथ पर रहने वाले का भी पढ़ेगा, जिसके माता-पिता नहीं हैं वह भी आएगा। आपको किस तरीके से इस देश का निर्माण करना है, क्योंकि आपके पास तो देश का भविष्य पड़ रहा है। वह कच्चा फूल आपके पास में है, जो कल को खिलेगा उसकी खुशबू फैलेगी। जो आप उसे सिखा देंगे, जैसा व्यवहार आप उसे सिखा देंगे, जैसी बोली भाषा आप उनके साथ करेंगे, जैसा चाल-चलन उनके साथ करेंगे, वह बच्चा उसी प्रकार का सीख जाएगा। इसलिए हमें बच्चे की ऑल सराउंडिंग डेवलपमेंट के लिए हमें उसके हाव-भाव को भी समझना चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी समझना चाहिए। यह पैर हिला रहा है, क्यों हिला रहा है? यह बार-बार उछल-कूद कर रहा है, बार-बार टॉयलेट बाथरूम कर रहा है, बार-बार बच्चों को मार रहा है, छेड़ रहा है, पढ़ नहीं रहा है। आखिर इसको हम किस तरीके से पढ़ाएँ? इसके लिए डाँट फटकार नहीं, कई स्कूलों में उस बच्चे को कमरे में बंद कर देते हैं, मेज़ पर खड़ा कर देते हैं, हाथ ऊपर करा देते हैं, हाथों को ऐसे-ऐसे क्लैपिंग कर रहे होते हैं, हाथ ऐसे कर देते हैं। इस प्रकार से बच्चे को पनिश करते हैं। कई बार उँगलियों के बीच में पेन दे देते हैं, उसको दबा देते हैं, कई बार थप्पड़ मार देते हैं, कई बार चुटकी भर लेते हैं। जब अध्यापक ऐसा करते हैं क्लासरूम सिचुएशन में और कहते हैं बिन भयहु न प्रीत, नहीं, छोटे बच्चों को ये भय नहीं दिखाना चाहिए। छोटे बच्चों के अंदर वो चीज़ पैदा करनी चाहिए। वो गलियों में क्यों घूम रहा है? स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? किसी के साथ उसको अच्छा क्यों लग रहा है? किसी दूसरे के साथ में वो बात क्यों नहीं करना चाहता है? क्यों वह उस भोजन को क्यों नहीं खा रहा है? आखिर रीज़न क्या है? ये सारी साइकोलॉजी आपको समझनी होती है। ऑल सराउंडिंग डेवलपमेंट के लिए ही ये शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ाई जाती है। इस शैक्षिक मनोविज्ञान में हम क्या देखते हैं? इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट। एक्सटर्नल देख रहे हैं, उसने क्या पहना हुआ है? उसने कितने कीमती कपड़े पहने हुए हैं? क्या ऑर्नामेंट पहने हुए हैं? किस गाड़ी में आ रहा है? वह पैदल चल कर के आ रहा है? वह बस से आ रहा है? वह इसी स्कूल में पढ़ता है? वह बड़े स्कूल में फीस देता है? ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल से भी हमारे अंदर भेदभाव आ जाता है। ये बड़े घर का है, ये छोटे घर का है। ये मज़दूर है, इसके पापा रेहड़ी लगाते हैं, ठेली लगाते हैं, पटरी पर काम करते हैं। इसके पापा बूट पॉलिश करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, चाय पिलाते हैं। इसकी माताजी घरों में जो है साफ-सफाई करती हैं, रोटी-पानी का काम करती हैं, प्रेस लगाती हैं, आयरन करती हैं। इसकी माताजी बेलदारी करती हैं, या इसका अपना घर नहीं है, ये फुटपाथ पर सड़क पर रहता है, इसका तो सेक्टर में घर है, इसका कॉलोनी में घर है। ये सारे फैक्टर हैं। ये साइकोलॉजी के फैक्टर हैं। ये कहीं न कहीं बच्चे को इफ़ेक्ट करते हैं। इफ़ेक्ट ना करें इसलिए हम एक जैसी ड्रेस रखते हैं कि किसी के अंदर, किसी छोटे बच्चे में जब संस्कारों की स्थिति होती है, संस्कार डालने होते हैं, उस समय उनके मन में ये विचार ना आए। सब एक सहयोग की भावना से एक साथ सब मिल कर के खेलें, एक साथ एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को मित्र बनाएँ, एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार करें। ये भूल जाएँ कि कौन किस जाति से है, कौन किस धर्म से है। यदि धर्म और जाति का अंदर छोटी उम्र के अंदर बच्चों में आ जाता है, तो बड़े होने के बाद भी वह भेदभाव उनके अंदर समाहित हो जाता है, जिसको कोई भी नहीं निकाल पाता है। इसलिए साथियों, मैं एक शिक्षा शास्त्री हूँ, मनोवैज्ञानिक हूँ, दार्शनिक हूँ, प्रोफ़ेसर 45 साल मैंने बच्चों को पढ़ाया है, 50 किताबें मैं पब्लिश कर चुका हूँ। साथियों, मैं जो वीडियो आपके लिए बना कर के भेज रहा हूँ, ऐसी वीडियो पहले किसी ने नहीं बनाई है, लेकिन इस वीडियो के बाद बहुत सारे अध्यापक लालायित रहते हैं कि कब प्रोफ़ेसर सिंह अपनी वीडियो बना कर के पब्लिश करेंगे और उसके बाद हम उसमें से कंटेंट लेकर के वीडियो बना कर के पब्लिश कर देंगे। मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ। मैं तो एक छोटे से अपने मोबाइल में अपने विचार कैद करके आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ, ताकि आप मेरा जो कल का भविष्य है, वो मेरे आप लोग हैं।
कि आप लोगों के अंदर वो गुण आ जाएँगे, आप लोगों के व्यवहार में वो परिवर्तन आ जाएगा, आप एक अच्छे इंसान बन जाएँगे, आप अब में आपस में प्यार बन जाएगा, आप अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई ठीक तरीके से कर पाएँगे, आपके बच्चे सुधर जाएँगे, तो आपको कहीं पर किसी वृद्ध आश्रम में नहीं जाना पड़ेगा। आपको किसी रेल पटरी के नीचे जाकर के मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चों में छोटी उम्र के अंदर संस्कार नहीं डाले जाते हैं, तो जब वो बड़े हो जाते हैं, तो बड़े होने के बाद में मैंने अनेकों घरों में देखा है कि जब विवाह शादी हो जाती हैं, वो औरत उस घर में आ जाती है, तो वह जो उस जिसके साथ उसकी शादी हुई है, उसके परिवार को दरकिनार कर देती है और अपने चाचा, ताऊ, भैया, भतीजे, मामा, फूफी के बच्चों को उस घर में रोज़ाना बुलाना, चलाना, खिलाना, पिलाना शुरू कर देती है। उसके बाद वह आदमी यदि मुँह से कुछ बोलता है, तो ऊँची आवाज़ में वो औरत बोल करके अपने घर की बात को बाहर गलियों में फैला देती है, जिसकी वजह से वह आदमी डर करके रहना शुरू कर देता है कि मैं कुछ बोलूँगा तो ये पुलिस थाने चली जाएगी और वो अखबार की फर्स्ट पेज की खबर बन जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि समाज में कोई इस प्रकार की बात पैदा हो। पाँचों उँगली तो बराबर नहीं है, सभी महिलाएँ तो एक समान नहीं हैं। बहुत सारी महिलाएँ अपने पति को बहुत तवज्जो देती हैं, बहुत इज़्ज़त देती हैं, अपने पति के सामने बोलती नहीं हैं, अपने पति का पूरा मान-सम्मान रखती हैं, कब बोलना है, कितना बोलना है, उन्हें पता होता है। लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं, जो अपनी पत्नियों से वो जो पति हैं, वो डर कर के रहते हैं। जैसे ही वह चेहरा दिखाई पड़ जाता है, पति बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल अपने उसमें रह जाता है कि मुझे कुछ नहीं बोलना, बिना बोले भी मुझे डाँट पड़ेगी या मैं तो एक घर के नौकर के बराबर हूँ। ये कर दो जी, वो कर दो जी, ये नहीं लाए जी, वो नहीं लाए जी, ये नहीं किया जी, वो नहीं किया। 50 प्रकार की बातें फिर भी सुनी पड़ेंगी। तो ऐसे माहौल में जो बच्चा पल रहा होता है छोटा, ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर जब छोटा बच्चा उस घर में जन्म लेता है और उसकी परवरिश हो रही होती है, तो 2 चक्कियों के बीच में वो पिस जाता है। कई घरों में तो पिता दारू पी कर के आ जाते हैं, पत्नी को मारना शुरू कर देते हैं, गालियों की बौछार शुरू कर देते हैं। तो उस बच्चे में संस्कार कहाँ से आएँगे? उस बच्चे में संस्कार डालने के लिए ही स्कूल भेजा जा रहा है। स्कूल में ही उसको हम वो अच्छी बातें सिखा सकते हैं। उसी पाठशाला के अंदर वो बच्चा कुछ बेहतर इंसान बन सकता है। वहीं उसको बोध हो सकता है, वहीं उसको ज्ञान हो सकता है। इसलिए साथियों, मैं कुछ एग्ज़ाम्पल भी देकर के आपको इसमें समझा रहा हूँ और आपकी समझ में भी बेहतर तरीके से आ रहा होगा कि बहुत सारे लोग तो इस स्थिति में जो चाइल्ड साइकोलॉजी पर काम नहीं करते हैं या जो दूसरे के मनोविज्ञान को नहीं समझ पाते हैं या दूसरे के विचारों से प्रभावित नहीं हो पाते हैं या दूसरे के व्यवहार को वो समझ नहीं पाते हैं और उसका गलत मीनिंग ले जाते हैं, उल्टा मीनिंग ले जाते हैं, तो वहाँ पर डिज़ास्टर आ जाते हैं। और वो डिज़ास्टर जानलेवा डिज़ास्टर होते हैं, घर को बर्बाद करने वाले डिज़ास्टर होते हैं। कोई रेल की पटरी के नीचे जाके मर जाता है, कोई पानी में डूब जाता है, कोई आग लगा लेता है, कोई केरोसिन छिड़क लेता है, कोई जहर की गोली खा लेता है। नहीं सोचते कि अभी 2 साल का बच्चा है हमारा, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है। पति को छोड़ कर के चली जाती है, पति दूसरी शादी कर लेता है और वह जब दूसरी शादी कर लेता है तो उस बच्चे को जब वो पढ़ लिख रहा होता है तो किसी और के पास छोड़ देता है। साथियों, कितनी विडंबना है, कितना दुःख है समाज में। क्या है समाजवाद? क्या है शैक्षिक समाज, सामान्य समाज? तो ये इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान जो है, यह समाज का भी शास्त्र है। समाज का भी विज्ञान है, समान का भी विज्ञान है, वाणिज्य का भी विज्ञान है, कैसे प्रबंधन करना है, कैसे समाज का प्रबंधन करना है, कैसे घर का प्रबंधन करना है, कैसे घर की इज्जत को बनाना है, कैसे परिवार को संभाल करके चलना है, कैसे मतलब ये सारी चीज़ें विज्ञान के अंदर आती हैं। विज्ञान कहते हैं, विज्ञान क्या है? सब चीज़ों को साथ में एक सुरक्षित तरीके से रखना ही विज्ञान कहलाता है। साथियों, मैंने आज आपको शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं, जो आपके जीवन में बहुत बेहतर हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए बहुत ही ये सार्थक होंगे। अनेकों प्रश्नों के जवाब आप बहुत आसानी से दे पाएँगे। आपने मुझे सुना, समझा,
मैंने आपका मार्गदर्शन किया, मुझे गर्व है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार।